हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे सी सेट की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, वीडियो का एक पार्ट चैनल पे आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके जरूर देखें। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी सी इंटू डी ई डी इज इक्वल्स टू ए बी सी, जहाँ पे ए बी सी डी ई आर डिफरेंट डिजिट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी एंड ई। ये क्या पूछ लिया कि अगर डी ई डी की मल्टीप्लाई ए बी सी से करते हैं तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए बी सी, जहाँ पे ये जो ए बी सी डी ई की वैल्यू है सबकी अलग अलग वैल्यू भी होगी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, डी और ई की वैल्यू पूछ लिया है, डी और ई की वैल्यू पूछ लिया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप इस फॉर्मेट में लिख लो। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि C का मल्टीप्लाई 1 से होगा तभी यहाँ पे C आएगा। अगर D की जगह 1 है तो C 1 जा C तभी आएगा ना। इसका मतलब D की वैल्यू हमारी फाइनल हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं। देखो C का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तभी C आएगा और आंसर में हमें C ही चाहिए, ए बी सी आना चाहिए ना। तो इसका मतलब D की वैल्यू 1। तो अब D की वैल्यू 1, यहाँ से ये दोनों एलिमिनेट हो गया। एक एक करके अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर D की वैल्यू 1 है तो E की वैल्यू 0 0 0 1। ठीक, अब ए बी सी सपोज करते हैं अगर 2 3 4, क्योंकि सारे नंबर्स अलग है, 1 हमने यूज़ कर लिया, इसको 2 3 4 लिखते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लो तो क्या आंसर क्या आना चाहिए, 2 3 4 2 3 4, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू ए बी सी हमने ये माना है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 4 3 0 0 3 2 0 0 2, तो क्या हुआ 2 3 4 2 3 4। देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना था कि C का मल्टीप्लाई हमें 1 से ही करना है तभी C आएगा, क्योंकि हमें आंसर में C ही चाहिए। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तभी तो वही नंबर आएगा, और आंसर हमें क्या दिया हुआ है, वही नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम कर लिया, आंसर हमारा C आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऊषा रन्स फास्टर देन कमला। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उषा जो है किससे तेज दौड़ती हैं, कमला से तेज दौड़ती हैं। उषा तेज दौड़ती हैं, कमला धीरे दौड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रीति रन स्लोअर देन स्वाति। अच्छा, इसको एरो बना के समझो तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले उषा रन फास्टर देन कमला, मतलब कि उषा तेज दौड़ रही हैं किससे, कमला से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रीति रन स्लोअर देन स्वाति। तो इन दोनों से रिलेटेड है ही नहीं, तो इसको अभी ये जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको अभी ड्रॉप कर दो। थर्ड क्या कह रहा है, स्वाति रन स्लोअर देन कमला। ये कमला है ना, कमला से धीरे कौन दौड़ता है, स्वाति दौड़ती है। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं, प्रीति रन स्लोअर देन स्वाति। प्रीति स्वाति से भी धीरे दौड़ती हैं। चारों आ गया कि नहीं, सबसे तेज उषा दौड़ती हैं, फिर कमला, फिर स्वाति, फिर प्रीति। ठीक है, हु इज द स्लोएस्ट रनर, ऑब्वियस सी बात है प्रीति, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ बी, प्रीति स्लोएस्ट रनर है। समझ में आया। चलिए देखते हैं, देखो प्रीति। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये पजल वाला है तो आप पजल पहले सॉल्व कर लीजिए। क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर कजिन्स। क्या है, ए बी सी डी ई एफ कजिन्स हैं। नो टू कजिन्स आर ऑफ द सेम एज, कोई दो कजिन्स सेम एज के नहीं हैं, बट ऑल हैव बर्थडे ऑन द सेम डे ऑफ सेम मंथ। देखो क्या कह रहा है, जैसे मान लो किसी कजिन का बर्थडे 1 जनवरी 2000 को पड़ रहा है, तो दूसरे कजिन का कब पड़ेगा, 1 जनवरी, फर्स्ट को ही पड़ेगा और जनवरी को ही पड़ेगा, लेकिन ईयर चेंज है। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यंगेस्ट इज 17 ईयर ओल्ड, जो सबसे छोटा है कजिन। कितने कजिन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कजिन्स में से जो सबसे छोटा वाला कजिन है उसका बर्थडे कब पड़ रहा है, सॉरी वो कितने साल का है, 17 ईयर्स का है, 17 ईयर्स का। ठीक है, और ओल्डेस्ट वाला ई है जो कि 22 ईयर्स का है, 22 ईयर्स का है, और इसका ये फिक्स भी है, ये है कौन, ई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी इन एज। अब देखो, अब हमें नहीं पता कि बी और डी का कहाँ है, यफ कहाँ है। आगे देखते हैं, ए इज ओल्डर देन बी, सी इज ओल्डर देन डी, ए इज ओल्डर देन सी। मतलब कि हमें एक को कहीं स्विच ऑन करना होगा, मतलब एक को लिखना होगा, तब हमें आगे की चीज़ें पता चलेंगी। ठीक, तो चलिए हम यहीं से देख लेते हैं, यफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी, तो इसको यफ को यहाँ मान लो, यफ को ये मान लो। ठीक है, तो 17 के बाद क्या होगा, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, यही है ना। ठीक है, अब बी डी यहाँ मान लो, बी और डी यहाँ मान लो। ठीक, नेक्स्ट, ए इज ओल्डर देन बी, इसका मतलब कि ए या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ए यहाँ पे होगा या फिर यहाँ होगा। देखते हैं आगे, सी इज ओल्डर देन डी। अब यहाँ पर सी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि बी और डी से बड़ा है ए और सी।
ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए इज़ 1 ईयर ओल्डर देन सी। ए बड़ा है, अब देखो ए का भी जगह फिक्स हो गया, ए बड़ा है मतलब कि यहाँ आ गया, और सी का जगह फिक्स हो गया, ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। बी और डी को हम सपोज कर लिया यहाँ पे, या तो यहाँ बी होगा या फिर डी होगा, या तो यहाँ बी और डी होगा, तो हमारा सबका प्लेस क्या हो गया, फिक्स हो गया ना। चलो अब पजल तो हमने सॉल्व कर लिया, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। पॉसिबल क्या है, डी 20 ईयर्स ओल्ड। क्या डी 20 ईयर्स ओल्ड है, नहीं। डी या तो 17 होगा या फिर 19 होगा, तो पहला नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है, यफ इज 18 ईयर ओल्ड। देखते हैं, यफ 18, हाँ यफ 18 है, तो आंसर हमारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब कह रहा है यफ 19 ईयर नहीं, यफ 20 ईयर नहीं, यफ 18 ईयर्स का है। ठीक, चलिए देखो दे दिया ना यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉजिकल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ऑल 6 कजन्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एज। इंक्रीजिंग एज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 6 कजिन को कितने ऑर्डर में हम रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने ऑर्डर में रख सकते हैं। एक तो ये हो गया, बट बी और डी का प्लेस मतलब ई ए सी। ठीक है, ये बी और डी का प्लेस फिक्स नहीं है, एफ बी और डी। तो अगर हम बी को यहाँ मानेंगे, यहाँ पे मान लो हम बी को मानते हैं और यहाँ पे डी, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, दूसरा क्या हो गया, ई ए सी बी और डी में एफ और बी और डी। तो यहाँ पे हम बी माने, यहाँ पे अगर डी मानते हैं, यहाँ बी मानते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 2 पॉसिबिलिटीज़ हुई। ठीक है, क्योंकि बी और डी का पोजीशन फिक्स नहीं है तो हम श्योर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखते हैं कितनी होंगी, 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। देखो आया समझ में, जो 6 कजिन है इंक्रीजिंग एज के अकॉर्डिंग कितने इंक्रीजिंग एज के अकॉर्डिंग जो हम रखेंगे उन्हें, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, कितनी बार रख सकते हैं, 2 सीक्वेंस में रख सकते हैं। कैसे कैसे, क्योंकि बी और डी का पोजीशन फिक्स नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 men अनिल एंड दविड एंड 2 women शबनम एंड रेखा आर इन सेल्स ग्रुप। ठीक है, मान लो कोई एक सेल्स ग्रुप है जिसमें कौन कौन है, शबनम रेखा 2 फीमेल हैं, अनिल और दविड़ 2 मेल हैं। ठीक है, ओनली 2 स्पीक्स तमिल। अब इन चारों में से 2 लोग क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। कौन, हमें अभी ये नहीं पता। एंड अदर 2 स्पीक्स मराठी, और 2 लोग क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। ठीक है, ओनली 1 मैन एंड 1 वीमेन कैन ड्राइव अ कार। अब क्या कह रहा है, सिर्फ एक मैन और एक वीमेन कार ड्राइव कर पाते हैं। यहाँ पे हम ड्राइव का लिखते हैं, ड्राइव कौन कर पाएगा कौन नहीं, यहाँ से हम ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबनम स्पीक्स मराठी, सबनम मराठी बोलती है। ठीक है, मराठी बोलने वाले 2 पर्सन हैं, तमिल बोलने वाले 2 पर्सन हैं, तो सबनम मराठी बोलती है, ये कंफर्म हो गया। अनिल स्पीक्स तमिल, अनिल तमिल बोलता है। ठीक है, अब देखो रेखा या तो तमिल बोलेगी या मराठी, दविड़ या तो तमिल बोलेगा या मराठी। बोथ रेखा एंड दविड़ कैन ड्राइव। ड्राइव कौन कर सकता था, एक मैन और एक विमेन, तो कौन कौन कर रहा है, रेखा और दविड़ ड्राइव कर रहे हैं, ये लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने इससे देख लिया। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। बोथ तमिल स्पीकर कैन ड्राइव अ कार। देखो कार कौन कौन ड्राइव कर रहा है, रेखा और दविड़। ठीक, इसमें से मराठी बोलने वाले तो एक हो ही गए हैं और तमिल बोलने वाले भी एक, तो रेखा और दविड़ में से एक मराठी बोलेंगे और एक तमिल बोलेंगे। ऑप्शन क्या कहा है कि जो कार ड्राइव कर रहे हैं दोनों तमिल बोलने वाले हैं, नहीं, इसमें से एक मराठी बोलने वाला भी है। ठीक है, क्योंकि तमिल अनिल बोलता है और 2 ही पर्सन तमिल बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोथ मराठी स्पीकर कैन ड्राइव अ कार। देखो ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक मराठी स्पीकर और एक तमिल स्पीकर ही कार ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार स्पीक मराठी, ये भी वही कह रहा है, गलत। वन ऑफ दोज हु कैन ड्राइव अ कार स्पीक तमिल, ये कह रहा है कि जो कार ड्राइव कर रहा है उनमें से एक तमिल बोलेंगे। हाँ, कार ड्राइव रेखा और दविड़ कर रहे हैं, तो इनमें से एक लोग, इन दोनों में से एक लोग तमिल बोलने वाले हैं और एक मराठी बोलने वाले हैं, तो स्टेटमेंट हमारा डी सही होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल, फाइटर एंड कवर्ड्स। ये क्या कह रहा है, एक सोसाइटी में 2 तरह के लोग हैं, एक फाइटर्स और दूसरे कॉर्ड्स, मतलब कि जो लड़ाई वगैरह करते हैं, कॉर्ड्स मतलब कि जो डरपोक है। 2 कॉर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड। अब ये देखो क्या कह रहा है, जो 2 कॉर्ड्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, दोस्त होंगे। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, फाइटर एंड कॉर्ड्स आर ऑलवेज इनमी। फाइटर और कॉर्ड्स हमेशा क्या होंगे, इनमी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइटर्स आर इनडिफरेंट टू ईच अदर। 2 फाइटर्स हमेशा एक दूसरे से
इनडिफरेंट होंगे, मतलब कि डिफरेंट नहीं होंगे। इनडिफरेंट का मतलब वही होगा ना कि डिफरेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर एनिमीज। अब देखो ए बी दोनों एनिमीज हैं, क्या है, एनिमी। एनिमी कौन कौन हो सकता है, फ्रेंड और सॉरी फाइटर और कॉवर्ड्स एनिमी हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन फाइटर है कौन कॉवर्ड है हमें नहीं पता। ए या तो फाइटर होगा, और अगर ए फाइटर होगा तो सी क्या होगा, कॉर्ड होगा, या फिर ए कॉर्ड होगा तो बी फाइटर होगा। कौन क्या है अभी हमें नहीं पता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सी एंड डी आर फ्रेंड्स। सी और डी ये लोग क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड कौन कौन है, दो कॉर्ड, मतलब कि दोनों क्या हैं, कवर्ड हैं, कॉर्ड, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर इनडिफरेंट टू ईच अदर। ई और एफ एक दूसरे से इनडिफरेंट है, तो इनडिफरेंट कौन होगा, जो फाइटर्स होंगे। इसका मतलब ई भी फाइटर है और एफ भी फाइटर है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए एंड ई आर नॉट एनिमीज। ए और ई एनिमीज नहीं हैं। चलो मान लो इस स्टेटमेंट को भी साइड में रखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, बी एंड एफ आर एनिमीज। तो एनिमीज कौन हो सकते हैं, एक फाइटर एक कॉर्ड एनिमी हो सकते हैं। तो एफ का तो कंफर्म है फाइटर है, इसका मतलब बी क्या होगा, कॉर्ड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, हमें पता चल गया बी क्या है, क्वाड, डरपोक है। तो बी अगर क्वाड है तो ए क्या होगा, फाइटर होगा, क्योंकि दोनों एनिमी हैं। तो हमें सब पता चल गया कौन इसमें से फाइटर है कौन क्वाड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। बी सी एफ आर क्वाड, तो क्वाड कौन कौन है, बी है हाँ, सी है हाँ, एफ नहीं डी है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा। सेकेंड क्या कह रहा है, ए ई एफ आर फाइटर, देखते हैं ए फाइटर है हाँ है, फिर ई फाइटर है या फाइटर, तो हाँ सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही जा रहा है। बाय द वे सी और डी भी देख लेते हैं। बी एंड ई इन द सेम कैटेगरी, बी क्वाड है, ई क्या है फाइटर, सेम कैटेगरी कहाँ हो, ये एक डरपोक एक फाइटर है तो नहीं। और डी क्या है, ए एंड एफ आर इन डिफरेंट कैटेगरी, ए फाइटर है या फाइटर, ये दोनों सेम कैटेगरी में है, ठीक। तो अभी समझ में आया। इसीलिए एक एक स्टेटमेंट अगर आप सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। देखो आंसर दिया हुआ है ना, ए ई एफ क्या है, फाइटर है। कैसे, ये हमने पीछे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इफ ए रन्स लेस फास्ट देन बी। क्या कह रहा है, ए मान लो धीरे दौड़ता है, ए धीरे दौड़ता है, बी ए से तेज दौड़ता है, यही कह रहा है ना, ए धीरे दौड़ता है एज कम्पेयर टू बी। बी रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी। इसका मतलब कि बी से भी तेज कौन दौड़ता है, सी, यही कह रहा है ना। बी तेज तो दौड़ता है लेकिन सी से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ता, इसका मतलब सी सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है। देन एज कंपेयर टू ए सी रन्स, ए के कंपेयर में सी कैसे रन कर रहा है, तेज रन कर रहा है, यही तो है। ए के कंपेयर में सी कैसे है, फास्टर देन ए, है कि नहीं है। ए सबसे धीरे दौड़ रहा है, उससे तेज बी, उससे तेज सी, इसका मतलब कि ए के कंपेयर में सी तेजी से दौड़ रहा है, सी रन्स फास्टर देन ए। समझ में आया कि नहीं आया। डायरेक्टली क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से धीरे दौड़ता है, बी तेज तो दौड़ता है लेकिन सी से तेज नहीं दौड़ पाता है। तो क्वेश्चन पूछा है ए के कंपेयर में सी कैसे दौड़ रहा है, तो ए के कंपेयर में सी ए से तेजी से दौड़ रहा है, इसका मतलब कि सी रन्स फास्टर देन ए, ठीक। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, देखो बी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ईच ऑफ ए बी सी डी हैज़ 100 रुपीज़। ए बी सी डी सबके पास कितना है, 100 रुपये है सबके पास। ए पेज 20 रुपीज़ टू बी। अब ऐसे यहाँ पे लिख लो ए बी सी डी, ठीक है। सबके पास 100 रुपये, ये भी ऐसे लिख लो, ऐसे सॉल्व करना इज मोर इजी, समझ में आ जाएगा किसके पास कितना बचा है। अब यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये क्या कह रहा है, ए पेज 20 रुपीज़ टू बी, इसका मतलब कि इनके पास प्लस 20 हो गया और इनके पास माइनस 20 हो गया। ए बी को 20 रुपये देता है, ठीक है। हु पेज ₹10 टू सी, अब बी क्या करता है, सी को 10 रुपये देता है, मतलब कि प्लस 10 हो गया सी के पास, अब इसके बाद माइनस 10 हो गया बी के पास। बी के पास 100 रुपये था, 20 रुपये ए दिया, 120 रुपये हो गया, जिसमें 10 रुपये ये यहाँ पे दे दिया, भी प्लस माइनस करके लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हु गेट ₹30 फ्रॉम डी। अब देखो सी को डी से भी ₹30 मिल गया, मतलब कि प्लस 30 डी से भी मिल गया, यहाँ डी का माइनस 30 हो गया, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब सबके पास कितना कितना पैसा बचा है ये लिख लो पहले, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ए के पास 100 रुपये था जिसमें 20 दे दिया, इसका मतलब कि ए के पास 80 रुपये बचा ना। बी के पास 100 रुपये था, 20 रुपये ए से मिला, 120 हो गया, लेकिन 10 दे दिया तो बचा कितना, 110 रुपये बचा, ठीक है।
ये जो ब्लू पेन से है ये इनके पास लेफ्ट अमाउंट। सी के पास 100 रुपये था, बी से कितना मिला 10 रुपये, 110 रुपये हो गए, डी से 30 रुपये, इसका मतलब कि 140 रुपीज़, 140 रुपये किसके पास है, सी के पास है। और डी के पास 70 रुपीज़, क्योंकि 100 था जिसमें से 30 सी को दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं सी इज़ द रिचेस्ट, नॉट करेक्ट पूछा, इनमें से कौन सा गलत है। देखते हैं सी इज़ द रिचेस्ट, सी रिचेस्ट है, हाँ सी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तो स्टेटमेंट तो सही है, बट इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो ये हमारा नहीं होगा। डी पुअरेस्ट है, हाँ क्योंकि सबसे कम पैसा इसी के पास है, तो ये भी नहीं होगा। C हैज़ मोर देन वॉट A एंड D हैव टुगेदर, ये कह रहा है C की वैल्यू A प्लस D के बराबर है, तो C की वैल्यू क्या है 140, और A प्लस D का वैल्यू कितना आएगा 80 प्लस 70, तो ये कितना होगा 150। नहीं, C के पास कम है, 10 रुपये कम है, तो आंसर हमारा C वाला हो जाएगा। बाय द वे D क्या कह रहा है, B इज़ रिचर देन D, क्या B D से रिचर है, हाँ B के पास 110 है, मतलब 110 रुपये है, और D के पास 70 रुपये है, तो B रिचर है D से। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, C वाला स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं, देखो सी वाला स्टेटमेंट गलत है। सी हैज़ मोर देन व्हाट ए एंड डी हैव टुगेदर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ए और डी का मिला करके 150 रुपये हो रहा है, सी के पास कितना है 140 रुपये। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। साहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हम मान लेते हैं सेम पॉइंट। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक का इधर मानते हैं, एक का इधर मानते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं इधर साहिद जा रहा है, इधर कौन जा रहा है, रोहित जा रहा है। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर साहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट, 1 किलोमीटर मान लो साहिद यहाँ चला, यहाँ से लेफ्ट ये टर्न किया, लेफ्ट कहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, यहाँ से भी ये 1 किलोमीटर चला। अब आगे आप पहले देख लेते हैं, रोहित ऑलवेज टर्न्स राइट, 1 किलोमीटर रोहित यहाँ चला, और इसका राइट कहाँ हुआ, ये हुआ, 1 किलोमीटर ये चला। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ से भी मान लो साहिद का क्या कह रहा है, साहिद हमेशा लेफ्ट टर्न कर रहा है, तो इसका मतलब कि लेफ्ट टर्न ये यहाँ करेगा तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर यहाँ पे, और ये राइट टर्न करेगा तो यहाँ आएगा, दोनों का डेस्टिनेशन भी सेम हो गया, दोनों मिल गए ना। अब स्टेटमेंट देखते हैं, आफ्टर बोथ हैव ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 किलोमीटर। ये स्टेटमेंट कह रहा है दोनों अगर 2-2 किलोमीटर चलेंगे तो क्या उनके बीच का डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से मान लो चले 2 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर ये यहाँ पे, तो क्या इनका डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो गया, नहीं, 2 ही किलोमीटर तो हुआ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो ये नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर, ये कह रहा है दोनों 3-3 किलोमीटर चलेंगे तो क्या मिल जाएंगे, देखते हैं। 1 किलोमीटर चलने पे साहिद यहाँ आया 2 किलोमीटर, और ये हो गया तीसरा किलोमीटर। ठीक है, ऐसे रोहित का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, हाँ जब दोनों साहिद भी 3 किलोमीटर चलेगा और रोहित भी 3 किलोमीटर चलेगा तो ये दोनों फिर से मिलेंगे, तो हमारा बी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में मोस्टली यही करना होता है कि आपको डायरेक्शन बना करके चलना होता है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, स्टेटमेंट पढ़ा, एक एक स्टेटमेंट को ईजिली सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे और ईजी वे में समझा सकें। ठीक है, आंसर देखो यहाँ पे है, दे मीट आफ्टर ईच हैज़ ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है। आउट ऑफ 130 स्टूडेंट अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन, मतलब कि एक एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं, 130 स्टूडेंट्स। ठीक है, 62 फील्ड इन इंग्लिश, मान लेते हैं ये हो गया हमारा इंग्लिश, इंग्लिश का पोर्शन, तो इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हैं, 62 बच्चे। ठीक है, 52 फील्ड इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में कितने फील्ड हैं, 52। 24 फील्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, मतलब कि ये वेन डाइग्राम वाला क्वेश्चन है, वेन डाइग्राम ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश, ये हो गया मैथ्स, मैथ। ठीक है, मैथ में कितने बच्चे फेल हैं, 52 स्टूडेंट्स। और क्या कह रहा है, 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में फेल्ड हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फाइनली, तो कितने बच्चे फाइनली पास हो गए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 62 स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल हैं, 52 स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल हैं। ठीक है, बट 24 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से -24 कर देंगे। तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 6 5 114। ठीक, बट 24 स्टूडेंट्स दोनों में फेल हैं, तो मतलब इन्हीं का नंबर होगा ना, 62 और 52 में से ही तो 24 बच्चे होंगे, तो माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, 90। ठीक, 90 बच्चे टोटल फेल हैं, 90 बच्चे टोटल फेल हैं। और बच्चे हैं कितने, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ 130 है, तो पास स्टूडेंट्स का नंबर निकालेंगे, 130 में से 90 बच्चे फेल हैं, तो पास कितने हुए, 40 स्टूडेंट्स। समझ में आया, 40 स्टूडेंट्स पास हो गए।
ठीक है, समझ में आया ना? देखो आंसर है यहाँ पे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ पार्किंग एरिया टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स फोर व्हीलर एंड स्कूटर्स इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल। ये क्या कह रहा है, मान लो ये कोई पार्किंग एरिया है, इसमें जितना कार और बाइक पार्क्ड है उसके बारे में ये पूछा हुआ है। अब एक एक करके हम इसको ध्यान से देखते हैं। हम ये मानते हैं कि जो कार है, फोर व्हीलर है, कार पार्किंग है उसको यक्स मानते हैं, और जो बाइक पार्किंग है उसको वाई मानते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल कार्स, तो कार में व्हील कितने होंगे 4x और बाइक में 2y। तो कार की जितनी व्हील्स हैं मतलब कि 4x और स्कूटर्स की जितनी व्हील्स हैं मतलब कि 2y किसके बराबर है, 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल। पार्क्ड व्हीकल कितना है, x प्लस वाई। समझ में आया कैसे किए? पहले तो हम मान लेते हैं कार को x और बाइक को y, तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड हैं, x प्लस वाई पार्क्ड है। ठीक है, x कार है, y बाइक है। कार फोर व्हीलर होता है, बाइक टू व्हीलर्स। फिर आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल कार्स, मतलब कि कार में जितने व्हील्स हैं और स्कूटर में जितने व्हील्स हैं मतलब कि 4x प्लस 2y किसके बराबर हैं, 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क्ड व्हीकल। जितने वहाँ पे व्हीकल पार्क्ड हैं उसके उसका दो गुना मतलब ट्वाइस प्लस 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बाय द वे आगे पूछा क्या है, नंबर ऑफ कार पार्क्ड इज, कितने कार पार्क्ड हैं, तो इसको हम पहले अच्छे से सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2x प्लस 2y, यहाँ से 2y कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, 2x इज इक्वल्स टू 100, x इज इक्वल्स टू 50। x क्या था हमारा, नंबर ऑफ कार, तो कितने कार पार्क्ड हैं, 50 कार पार्क्ड हैं। समझ में आया कि नहीं, कितने आसानी से सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम लोगों को सॉल्व करना होता है एक एक स्टेटमेंट को इजीली पढ़ करके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, देखो सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिसिंग नंबर। यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है। सीरीज क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। यहाँ से देखो कितने का गैप आ रहा है, +12 किया है ना, यहाँ पे +10, तो ये एक सीरीज बन रहा है कि नहीं, 12 10, तो यहाँ पे एक 8 करके देखते हैं, +8 मतलब कि 21 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा ना। 13 में से 8 प्लस करेंगे 21, यहाँ पे अगर ऐसे करने पे क्या आना चाहिए, +6, तो 6 + 7 13, एक सीरीज बना, +6 8 12 10 12 का बना ना, तो x क्या हो गया, 13। सीरीज वाले क्वेश्चन जितना ही आप सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि इसका प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। देखो x 13 वैल्यू आई है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चन। एक टेस्ट हो गया जिसमें कैंडिडेट ने सिर्फ 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। जो ये 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इस हर क्वेश्चन में 50% मार्क मिला है इसको। इफ़ ही कंबाइंड अ टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट एंड ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट कैरीड इक्वल मार्क्स। देखो 8 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किया है, हर क्वेश्चन से ये 50% पाया है। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, पूरे टेस्ट के 40% के बराबर हो गया। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। हम ये मान करके चलते हैं, लेट्स सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था, यक्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, बच्चे ने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, 8 यक्स। ठीक, और हर क्वेश्चन में 50% मार्क्स सिक्योर किए, मतलब कि 8 क्वेश्चन का हम 50% निकाल लेंगे। 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और हर क्वेश्चन में कितना सिक्योर किया, 50%। और ये किसके इक्वल है, टेस्ट में टोटल 40% के बराबर है। देखो ये हमारा हो गया क्या क्वेश्चन, इसी को हमें सॉल्व करना है। चलिए तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल्स टू 40 × 100/50। सॉल्व करिए, 8x इज इक्वल्स टू 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, टोटल 10 क्वेश्चंस थे, क्योंकि x क्या था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना। तो टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से बच्चा 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और हर क्वेश्चन में 50% मार्क्स पाया था। ठीक है, आंसर हमारा आ गया बी। समझ में आया कि नहीं आया।
ये कह रहा है एक बच्चे ने टेस्ट दिया था जिसमें से वो सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हर क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया था मतलब कि 8 क्वेश्चन सब में 50-50% मार्क्स वो गेन किया, ठीक है। तो जितना वो गेन किया वो टोटल टेस्ट में के 40% मार्क्स के इक्वल था। पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने मार्क्स थे, बस उसी को हमने एक एक करके स्टेप्स को लिखा और सॉल्व कर लिया। ये क्या कह रहा है, फादर इज 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। क्या कह रहा है कि फादर की एज कितनी है, जितना उसके सन की एज है उसका 9 गुना। तो हम सन की एज यक्स मानते हैं, एज ऑफ सन यक्स। तो फादर की एज क्या होगी 9x, क्योंकि 9 गुना ज़्यादा है ना। मदर इज 8 टाइम एज ओल्ड एज सन, मदर 8 टाइम एज ओल्ड एज सन है। द सम ऑफ द फादर एंड मदर एज इज 51, मतलब कि 9x प्लस 8x, यही है ना मदर और फादर, इन दोनों का सम 51 ईयर्स का है। तो बेटे का एज पूछ लिया है, इसको सॉल्व कर लेते थे। कितना आएगा 17x इज इक्वल्स टू 51, x इज इक्वल्स टू 3। बच्चा 3 साल का है, 3 ईयर्स, x इज इक्वल टू 3, x क्या है सन की एज है। तो बच्चे की वैल्यू 3 ईयर्स है, फादर की एज 27, वहीं मदर की एज 24। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, देखो डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 पर्सन ए बी सी डी कंसिस्टिंग ऑफ 2 मैरिड कपल। इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी इसमें से 2 मैरिड कपल है, मतलब कि 2 मेल मेंबर हैं 2 फीमेल मेंबर हैं। ये भी क्लियर हो गया, मैरिड कपल तभी होंगे ना जब एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। बोथ द विमेन आर शॉर्टर देन देयर रेस्पेक्टिव हस्बैंड। जो दोनों विमेन्स हैं वो अपने हस्बैंड से लंबाई में छोटी हैं, ठीक। ए इज टॉलेस्ट अमंग द 4, ए चारों में सबसे बड़ा है। इससे क्या पता चला है कि ए मेल मेंबर है, ठीक। एक का तो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी इज टॉलर देन बी। चलो मान लो इस स्टेटमेंट को अभी हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डी इज बी इज ब्रदर। यहां से क्या क्लियर हुआ कि डी भी जो है मेल मेंबर है, क्योंकि बी का भाई है, ठीक है। तो ये कौन हो गया, डी हो गया, ये भी क्या है मेल मेंबर है। अब जब डी बी का भाई है तो भाई बहन है, ये कपल हो नहीं सकते। इसका मतलब कि बी किसकी बीबी है, ए की बीबी है, और सी डी की बीबी है। यहाँ पे है भी ना, सी इज टॉलर देन बी। अब सी जो है ये टॉलर है बी से। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ए और डी ये दोनों लोग क्या हैं, मेल मेंबर हैं। सी और बी दोनों फीमेल मेंबर हैं। कपल कौन कौन है ये भी हमने देख लिया, ए बी एक कपल है और सी डी एक कपल है। अब बी और सी ये दोनों फीमेल जो हैं, इसमें से बड़ा कौन है, लंबाई में बड़ा कौन है, सी इज टॉलर देन बी। सी लंबी है बी से, सबसे छोटा बी है, जो सबसे छोटी है हाइट में वो कौन है, बी है। अब हम स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑल 4 हैव फैमिली टाइज, हाँ फैमिली टाइज तो है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना डी किसका भाई है, बी का भाई है, बी वाइफ है ए की, इसका मतलब कि ये लोग फैमिली टाइज में हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द 4, ये भी सही है, बी सबसे छोटा है, सबसे छोटी है, ये भी हमने देख लिया, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सी इज टॉलर देन डी, क्या सी जो है डी से बड़ी है, तो देखो सी क्या है, फीमेल है, ये किसकी वाइफ है, डी की वाइफ। और यहाँ ऊपर डायरेक्टली कहा है जो दोनों विमेन्स है वो अपने हस्बैंड से हाइट में छोटी हैं। तो जब सी वाइफ है डी की तो ऑब्वियस सी बात है सी छोटी होंगी, और यहाँ पे कह रहा है सी टॉलर है, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि इसमें गलत स्टेटमेंट ही पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे सी डायरेक्टली मेंशन किया हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। अ पर्सन क्लाइंब अ हिल इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड in direction of northeast and reaches a point A after traveling a distance of 5 किलोमीटर। ये क्या कह रहा है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हुआ ना। कोई पर्सन है जो कि कहाँ से, ओ पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे है, वहां से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मतलब कि ये हुआ, कितना ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर तक, ठीक है। कितना 5 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहा है। तो जब 5 किलोमीटर तक ट्रैवल कर रहा है तो किस पॉइंट पे पहुंच रहा है, ए पॉइंट पे, मतलब कि ये पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट, ठीक। देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू द पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ से नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये डायरेक्शन आएगा, ये वाला, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ये जा रहा है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक। लेट द डिस्टेंस ए बी 12 किलोमीटर। अब ये जो ए बी का डिस्टेंस है ये 12 किलोमीटर है, ठीक है। ये आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। रुकिए इरेज करके हम फिर से इसको बना लेते हैं। यहाँ पे बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे गया 5 किलोमीटर ए पॉइंट पे, और ए से कहाँ जाएगा, बी पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 किलोमीटर दे दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, नाउ हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओ। अब ओ से ये कितने डिस्टेंस पर है, मतलब कि ओ बी का डिस्टेंस पूछ लिया। यहाँ पे क्या लगेगा, डायरेक्टली पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम तो आप लोग पढ़े ही होंगे, पाइथागोरस थियरम, सॉरी, पाइथागोरस थियरम। तो क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी क्या है, ए बी 12 किलोमीटर, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस ओ ए क्या है 5 किलोमीटर, उसका स्क्वायर 25। तो ओ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 169, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इसको सॉल्व करेंगे 13 किलोमीटर। तो ओ बी का डिस्टेंस कितना आ गया 13 किलोमीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे एक एक स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना होगा, और जब सारे स्टेटमेंट्स हम इकट्ठे एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हम इजीली आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। आंसर देखो डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है 13 किलोमीटर, ठीक। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्या है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। एक पजल सॉल्व करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पजल को देखते हैं। व्हेन 3 फ्रेंड्स ABC मेट, 3 दोस्त है ABC, जब ये लोग मिलते हैं, इट वाज फाउंड दैट ईच ऑफ देम वोर एन आउटर गारमेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर। दोस्त कौन कौन है, ABC यहाँ पे लिखते हैं, ए बी और सी। जब ये तीनों मिलते हैं तो अलग अलग आउटर गारमेंट्स इनका डिफरेंट होता है और डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है। रेंडमली मानते हैं, जैकेट, स्वेटर और टाई ये इनका आउटर गारमेंट्स है, कलर ब्लू, व्हाइट और ब्लैक। इनका सरनेम भी दिया हुआ है, क्या है, रायबरो कुमार सिंह। कौन क्या पहना है, किस कलर का पहना है, किसका क्या सरनेम है, ये हमें नहीं पता, यही पजल हमें सॉल्व करना है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, नाइदर बी नॉर रायबरो वोर अ व्हाइट स्वेटर। देखो बी क्या नहीं करता है, व्हाइट कलर नहीं पहनता है, ठीक, और स्वेटर नहीं पहनता है, ठीक है। बी ना ही व्हाइट कलर पहनेगा ना ही स्वेटर पहनेगा, और रायबरो भी ना ही व्हाइट पहनेगा ना ही स्वेटर पहनेगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है, बी रायबरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनका कलर अब हम चेंज कर लेते हैं, सॉरी, बी क्या है, रायबरो नहीं है। तो रायबरो कौन होगा, या तो ए होगा या फिर सी होगा, ठीक। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सी वोर टाई, सी का तो डायरेक्टली है, क्या पहना है, टाई पहना है, ठीक है। अब देखो एक चीज हुआ, बी स्वेटर नहीं पहनेगा, सी टाई पहना है, तो बचा कौन, ए, स्वेटर पहनने वाला ए बचा बस, ठीक है। और कौन सा कपड़ा बचा, जैकेट, तो बी क्या पहनेगा, जैकेट पहनेगा। यहाँ से ये भी हो गया, ठीक। तो जो गारमेंट्स थे वो हमारा तो क्लियर हो गया, कौन सा गारमेंट कौन पहना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंह गारमेंट वॉज नॉट व्हाइट, सिंह का गारमेंट व्हाइट नहीं होगा। और यहाँ पे ऊपर कहा है कि बी भी व्हाइट नहीं पहनेगा, इसका मतलब बी क्या है, सिंह है, बी क्या है, सिंह है। कुमार डज नॉट वियर अ जैकेट, कुमार जैकेट नहीं पहनेंगे, तो अब इसी बात है, जैकेट बी पहना है जो कि सिंह है, ठीक। अब देखो जो ए और सी हैं इनमें से एक को हम फिक्स कर लेते हैं, हम ये मानते हैं कि सी रायबरो है। अगर सी को रायबरो मानेंगे, ए कौन होगा फिर, कुमार होगा, ठीक है। सी रायबरो है, ए कुमार है। रायबरो व्हाइट कलर नहीं पहनेगा, यहाँ है ना, रायबरो भी व्हाइट कलर नहीं पहनेगा, तो व्हाइट ये दोनों नहीं पहनेंगे, तो व्हाइट कौन पहनेगा, ए पहनेंगे, ठीक है। फिर देखो लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रायबरो डज नॉट लाइक टू वियर ब्लैक कलर, रायबरो को ब्लैक कलर नहीं पसंद है, तो रायबरो व्हाइट भी नहीं पहनेगा, ब्लैक भी नहीं पहनेगा, तो क्या पहनेगा, ये ब्लू पहनेगा। ये दोनों कट गया, ठीक है। और बचा क्या, ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर कौन पहनेगा, बी पहनेगा जो कि सिंह है। तो यहाँ हमारा पजल सॉल्व हो गया। क्या क्या हमें मिला, ए कौन है, कुमार है, जो कि क्या पहने हैं, व्हाइट कलर का स्वेटर, ठीक। बी कौन है, सिंह है, ठीक है, जो कि क्या पहने हैं, ब्लैक कलर का जैकेट, ठीक। सी कौन है, रायबरो, जो कि क्या पहने, ब्लू कलर की टाई, ठीक है। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी का सरनेम क्या है। अब जब हमने पजल सॉल्व किया था हम वहां चलते हैं, सी का सरनेम देखते हैं, ठीक है। तो सी का सरनेम क्या है, रायबरो, सी कौन है, रायबरो, देखते हैं, सी रायबरो है, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए रायबरो, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ द टाई, टाई का कलर क्या है, तो टाई का कलर ब्लू है, ठीक है। जहां पजल सॉल्व किए हैं वहां हमने देखा कि टाई का कलर क्या है, ब्लू, देखो क्या है, ब्लू। नेक्स्ट, हु वोर द स्वेटर, स्वेटर किसने पहन रखा है, स्वेटर ए पहन रखा है, ठीक है। हमने पजल में देखा ना, एबीसी में ए स्वेटर पहन रखा है, ठीक। चलिए देखो ए, तो एक पजल हमने सॉल्व किया और 3 क्वेश्चंस को इजीली हमने सॉल्व कर लिया, और ये जो इस क्वेश्चंस के सही होने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक। इसीलिए हमें पजल वाले क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है।
आप लोग को समझ में आया या नहीं? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? अ पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। अब देखो इसमें भी हमें डायरेक्शन बनाना है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक, क्योंकि ये भी क्या है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लो कोई पर्सन यहाँ पे है, ठीक, ये 12 किलोमीटर नॉर्थ जाएगा, ये हो गया 12 किलोमीटर है यहाँ पे पॉइंट ओ पे, ठीक है। देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ से 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कहाँ जाएगा? ईस्ट। 15 किलोमीटर ये आ जाएगा, मान लो हमारा 15 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया, ठीक। आफ्टर दैट 19 किलोमीटर वेस्ट। अब क्या हुआ, यहाँ से वेस्ट की तरफ 19 किलोमीटर जाएगा, तो इसी रूट पे, मतलब वेस्ट यहाँ आएगा ना, तो इसी रूट पे यहाँ तक तो 15 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर और जाएगा, ये 4 किलोमीटर। तभी तो 15 + 4 19, ये टोटल डिस्टेंस 19 किलोमीटर हो गया, ठीक। देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ। अब यहाँ से साउथ की तरफ जाएगा कितना? 15 किलोमीटर। ये देखो ये 12 किलोमीटर है, मतलब कि पर्सन यहाँ तक 12 किलोमीटर आया, और ये जो है ये 3 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है कि कोई पर्सन एक पॉइंट पे है, मान लो इस पॉइंट पे मानते हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, ये हो गया, फिर 15 किलोमीटर ईस्ट गया, मतलब कि यहाँ आया। अब यहाँ से 19 किलोमीटर वेस्ट जाएगा, तो 15 तो ईस्ट जहां गया था वहां से रिटर्न आ गया, 15 किलोमीटर वो हो गया, 4 किलोमीटर इधर आ गया, ठीक है। यहाँ से कह रहा है 15 किलोमीटर साउथ जाएगा, तो 12 किलोमीटर तो वो ट्रैवल ही किया था, तो ये 12 हो गया, 3 किलोमीटर नीचे। और हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि हमें ये डिस्टेंस बताना है। यहाँ पे क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? 4 किलोमीटर, क्योंकि ये देखो ये भी डिस्टेंस वही है ना, तो यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। मान लेते हैं इसको ओ पी क्यू, ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, यही होगा। हमें ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 4 4 जा 16 + 3 3 जा 9 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी? 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 5 किलोमीटर। आंसर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। समझ में आया नहीं आया? देखो आंसर क्या हमारा? ए, 5 किलोमीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कोड वाला है। अ मिलिट्री कोड राइट सिस्टम एज सिस्टम। अब क्या लिखा गया? यस वाई यस टी ई एम, इसको क्या लिखा गया है? यस वाई यस एम ई टी, ठीक है। फिर नियरर को इस फॉर्म में लिखा गया है, एन ई ए आर ई आर। किस फॉर्म में लिखा गया है? ए ई एन आर ई आर। तो एक चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ऐसे ही यहाँ पे भी है, समझ में आया? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। आगे पूछ रहा है कि फ्रैक्शन को अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लो FRACTION। तो यहाँ पे 4 4 का पेयर बन गया, बना ना। सबसे पहले क्या होगा? C, फिर A, फिर R, फिर F। तो देखो क्या है? CARF, CARF। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो C से स्टार्ट ही नहीं है, CARF। अब ए और सी में, सॉरी ए और डी में कोई हो सकता है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा? एन ओ आई और टी। तो कहाँ है? यहाँ तो टी आ गया, तो ये नहीं होगा। तो CARF NOI T, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस जो कोड है वो ऐसे सॉल्व होगा। देखो आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट नंबर ऑफ बॉयज। मतलब कि एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है? सपोज करते हैं बॉयज का जो नंबर है वो x है। आगे क्या कह रहा है? गर्ल्स कितनी है? बॉयज की ट्वाइस, मतलब कि 2x, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमल अ बॉय रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप। एक लड़का है कमल, जो कि जिसका रैंक क्या है क्लास में? 60 स्टूडेंट्स में उसका रैंक कितना है? 17th रैंक है। इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, द नंबर ऑफ बॉयज इन रैंक आफ्टर हिम। अगर कमल से पहले 9 गर्ल्स हैं तो कमल के बाद कितने लड़के होंगे? देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया ना कि बॉयज x हैं, गर्ल्स 2x होंगी, तो x + 2x मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट पहले करते हैं। x इज इक्वल टू 20, मतलब कि एक क्लास में 20 बॉयज हैं और 40 क्या हैं? गर्ल्स हैं, ठीक। समझ में आया ये चीज? फिर हम देखते हैं क्या कह रहा है। कमल जो कि एक लड़का है, उसका पोजीशन क्या है? 17th पोजीशन है कमल का, ठीक है। कौन सा पोजीशन है? 17th पोजीशन। आगे इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। तो देखो अगर 17th पोजीशन है तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 16 होंगे, जिसमें से 9 क्या है? गर्ल्स हैं।
गर्ल्स का नंबर 9 है, तो बॉयज का नंबर कितना होगा 7। ठीक है, मतलब कि कमल के पहले 9 गर्ल्स हैं और बॉयज कितने हैं 7 हैं, और कमल एक खुद बॉय है, मतलब कि 8 बॉयज हो गए। तो कमल के बाद कितने बॉयज होंगे, टोटल 20 बॉयज हैं कमल को लेकर के, और मतलब कमल जहां तक है वहां तक कितने बॉयज हैं 8 बॉयज हैं, तो कमल के बाद कितने होंगे 12 बॉयज और होंगे। ठीक है, 12 बॉयज ही तो होंगे, क्योंकि कमल से पहले 7 बॉयज हैं, कमल खुद एक बॉयज है, मतलब कि 8 बॉयज हो गए। टोटल बॉयज 20 हैं, 20 बॉयज हो गए, सॉरी टोटल 20 बॉयज हैं, 8 बॉयज हो गए, तो कितने बचे 12, मतलब कि कमल के बाद कितने लड़के हैं 12 लड़के और हैं ग्रुप में। ठीक, समझ में आया? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखो 12 बॉयज यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, देयर आर 5 हॉबी क्लब इन अ कॉलेज। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब्स है, कौन कौन सी, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और गार्डनिंग। गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, गार्डनिंग ग्रुप कब मिलती है, हर दूसरे दिन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप मीट्स एवरी थर्ड डे, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप कब मिलती है, हर थर्ड डे पे। चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे, चेस ग्रुप हर चौथे दिन पे। याचिंग ग्रुप मीट्स एवरी फिफ्थ डे, याचिंग ग्रुप हर फिफ्थ डे पे। ठीक है, और लास्टली जो फोटोग्राफी ग्रुप है हर सिक्स्थ डे पर मिलती है। ठीक, हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज। ये कह रहा है कॉलेज में 5 हॉबी क्लब्स हैं, कौन कौन सी, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक, गार्डनिंग, जो कि किसी किसी दिन मिलते हैं, जैसे कि गार्डनिंग हर दूसरे दिन पे, इलेक्ट्रॉनिक तीसरे दिन पे, चेस वाले चौथे दिन पे, याचिंग वाले 5वें दिन पे और फोटोग्राफी वाले 6वें दिन पे। तो कह रहा है 180 दिन में कितना दिन ऐसा होगा कि पांचों ग्रुप एक साथ मिलेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना होगा 2 3 4 5 6 का। ठीक, एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 1 जा 2, 3 और 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा 60 आएगा। अब ये जो 180 डेज में पूछा है उसको 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, 6 3 जा 18। तो 180 डेज में 3 दिन ऐसा होगा जब ये पांचों ग्रुप साथ में मिलेंगे। आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? ये क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है, हमने पीछे भी 1 2 क्वेश्चन ऐसा डिस्कस कर रखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, देयर आर सम नेक्टर फील्ड फ्लावर ऑन अ ट्री, सम बीज आर हॉवरिंग ऑन इट, मतलब कि कुछ फ्लावर हैं जिसपे क्या बैठी हुई हैं, कुछ बीज बैठी हुई हैं। इफ वन बी लैंड ऑन ईच फ्लावर, ये क्या कह रहा है, मान लो एक फ्लावर पे एक बी बैठ रही है, तो 1 बी विल बी लेफ्ट आउट, तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, एक बी बच जाएंगी। ठीक है, इफ 2 बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर, मतलब कि एक फ्लावर पे अगर 2 बीज बैठ रही हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा, 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट, तो एक फ्लावर बच जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फ्लावर और बीज का कॉम्बिनेशन इनमें से कौन सा होगा, एक एक हम लेकर के चलते हैं। पहले ये लेते हैं, सपोज करते हैं कि अगर 2 फ्लावर है तो ऑप्शन में क्या होगा 4 बीज। अब इसको हम पुट करके देखते हैं, F1 F2 2 फ्लावर है, ये क्या कह रहा है, अगर एक एक बीज बैठी हुई है, मतलब कि B1 B2 बैठी हुई है, तो 1 बी बचना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 बी बच जा रहा है, तो इसका मतलब कि A नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4 बी है ना, एक एक बी बैठा दिया तो 2 बीज बच जाएंगे ना। चलिए बी को लेकर के चलते हैं, बी वाले में क्या कह रहा है कि 3 फ्लावर है, तो क्या होगा 2 बीज होंगे। इसको सॉल्व करते हैं, तो F1 F2 और F3। ठीक, मान लो 3 फ्लावर है, अब तीनों पे अगर एक एक बीज को बैठा दे तो 2 ही बी हैं, 2 ही फ्लावर पे ही बैठ पाएंगी। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं, तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया। सी देखते हैं, सी क्या कह रहा है कि अगर 3 फ्लावर हैं और 4 बीज हैं तब क्या होगा, देखते हैं F1 F2 और F3, एक एक बीज को बैठाते हैं, B1 B2 B3, तो एक बी बच जाएगा, B4 बच जाएगा। हाँ ये है कि अगर एक फ्लावर पे एक बीज बैठते हैं तो 1 बी बचना चाहिए, ऐसा हो जा रहा है। अब दूसरा वाला जो है वो भी देख लेते हैं, एक फ्लावर पे अगर 2 बीज को बैठाते हैं तो B1 B2 और इस पे B3 B4, तो एक फ्लावर बच गया, एक फ्लावर बचना चाहिए। हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा 3 फ्लावर्स और 4 बीज होंगे। कैसे, ये हमने यहाँ पे देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं, देखो 3 फ्लावर और 4 बीज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी हमारा क्या है, पजल वाला क्वेश्चन। तो पहले पजल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, देर आर 5 पर्सन इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में 5 पर्सन है, कौन कौन, PQRST। ठीक, ग्रुप हैज 1 डॉक्टर, एक कौन है, डॉक्टर है, 1 लॉयर, कोई एक लॉयर है, एंड 1 आर्टिस्ट, एक क्या है, आर्टिस्ट। तो इस 5 लोगों में एक डॉक्टर, एक लॉयर और एक आर्टिस्ट है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, P एंड S आर अनमैरिड स्टूडेंट, इसका मतलब कि 2 क्या है, स्टूडेंट्स भी हैं।
और ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन है, ये भी हमारा कंफर्म हो गया, पी और यस। ठीक है, ये पी और यस, इसका मतलब कि जो तीनों प्रोफेशन है डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट वाला, वो इन तीनों में से होंगे, क्यू आर टी में से। ठीक है, क्योंकि पी और यस तो स्टूडेंट्स हैं, ये डायरेक्टली हो गया। चलिए आगे देखते हैं। टी इज अ मैन मैरिड टू वन ग्रुप मेंबर। टी कौन है, यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लो आप। टी क्या है, ये एक मेल मेंबर है जिनकी शादी इन्हीं में से किसी के साथ हुई है। तो पी और यस तो अनमैरिड है, इसका मतलब क्यू और आर में से टी की किसी के साथ शादी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्यू इज ब्रदर ऑफ पी। क्यू, ये भी हो गया कि क्यू मेल मेंबर है जो कि पी का भाई है। ठीक, एंड इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। क्यू ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है, इसका मतलब क्यू क्या है, लॉयर है। ठीक, यहां से ये भी क्लियर हो गया, हुआ ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर इज नॉट डॉक्टर। आर डॉक्टर नहीं है, तो लॉयर क्यू हो गया, तो आर क्या हुआ, आर्टिस्ट हुआ। और बचा हमारा टी, तो टी क्या है, डॉक्टर। ठीक है, हो गया ना। डॉक्टर कौन है, टी है, लॉयर कौन है, क्यू है, आर्टिस्ट कौन है, आर है, पी और यस क्या है, स्टूडेंट्स है। ठीक, पजल तो हमने सॉल्व कर लिया। अब एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज डॉक्टर। डॉक्टर कौन है, यहाँ से क्लियर लिया, डॉक्टर कौन है, टी है। तो देखो डॉक्टर कौन है, टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हु इज आर्टिस्ट। इनमें से आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट आर है। ठीक है, ये देखो आर्टिस्ट कौन है हमारा, आर। देखो, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज स्पाउस ऑफ आर। आर का स्पाउस कौन है, देखते हैं हम। देखो आर का स्पाउस पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे एक चीज पता चला है कि टी की बस शादी हुई है किसी एक के साथ। क्यू मेल मेंबर है, ये मेल मेंबर ऑलरेडी है। ठीक है, ये दोनों पी और यस अनमैरिड हैं, टी की शादी हुई है, तो ऑब्वियसली पता है आर के साथ हुई है, तो आर का स्पाउस कौन है, टी है। ठीक है, ये पूछा ना, तो आर का स्पाउस टी। ठीक, नेक्स्ट, हु इज लॉयर। लॉयर कौन है, यहाँ से देखते हैं। देखो लॉयर कौन है, क्यू। क्यू क्या है, लॉयर। देखो यहाँ पे है ना, विच हु ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन। कह रहा है उनमें से डेफिनेटली मैन कौन है, तो दो लोग तो क्लियर हैं, डेफिनेटली मैन है। कौन कौन, क्यू और टी। देखते हैं ऑप्शन में क्यू और टी दोनों में से कौन दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्यू, क्यू दिया हुआ है, पी यस क्या है हमें नहीं पता, बट क्यू तो डेफिनेटली मैन है। ये हमने पजल जब सॉल्व किया तो ये हमने देख लिया। ठीक है, देखो एक पजल सॉल्व किया हमने, 5 क्वेश्चंस को इजीली हमने सॉल्व कर लिया, और 100% चांसेस के साथ कि ये 5 क्वेश्चंस सही हैं। ठीक, वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसका थर्ड पार्ट भी आए। थैंक यू।